14 लाख रुपीस PSL में एक बॉल की प्राइस है, सिर्फ एक डिलीवरी, डॉट बॉल या हॉट सिक्स। फ्रेंचाइज ओनर का हिसाब ऑलरेडी सेट हो चुका है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये 5 अरब रुपए का जीनियस बिजनेस मॉडल है। और आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। PSL में पैसे आते कहां से हैं, जाते कहां हैं और कौन इस प्योर गेम में सबसे ज्यादा कमाता है। साल 2009 लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस पर टेररिस्ट हमला हुआ। 6 खिलाड़ी जख्मी और 2 लोग मारे गए। उस दिन के बाद कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान नहीं आई और सारे मैचेस UAE में खेले जाते थे। PCB के पास एक ही रास्ता था, अपनी लीग बनाओ। IPL तब तक $10 बिलियन की लीग बन चुका था। BCCI साल में इतना कमाता था जितना PCB ने अपनी पूरी हिस्ट्री में नहीं कमाया। लेकिन 2015 में PCB ने PSL लॉन्च किया। पहला सीजन दुबई और शारजा में खेला गया क्योंकि कोई भी फॉरेन प्लेयर आने को तैयार नहीं था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। PSL की फ्रेंचाइज कराची किंग और एयरवे ग्रुप ने खिलाड़ी $2.6 मिलियन पर ईयर 10 साल के लिए मतलब हर साल PCB को $2.6 मिलियन देने थे, चाहे टीम हारे या जीते। कुछ अर्से बाद PCB को लगा कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। क्या ये सच में गलती थी? ये जानने के लिए पहले समझना होगा कि PSL में पैसे आते कहां से हैं। पहला तरीका, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ये वो डील है जिसमें टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स PCB को पैसे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मैचेस ऑन एयर कर सके। PSL 8 में सिर्फ ब्रॉडकास्टर राइट से PCB ने $2.58 बिलियन की कमाई की थी और ये सिर्फ एक सीजन की बात थी। 2026 से 2029 तक वेल्स टेक्नोलॉजी ने 4 साल के लिए डोमेस्टिक राइट्स 26.11 बिलियन में खरीदे हैं और इंटरनेशनल राइट्स में भी 149% का इजाफा हुआ है। एक और चीज, इंडिया को डिलिबरेटरी निकाला गया। अगर PCB इंटरनेशनल राइट्स इंडिया में भी बेचता तो और भी ज्यादा फायदा होना था। दूसरा तरीका, टाइटल स्पॉन्सरशिप। HBL PSL ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक बहुत बड़ी डील है। HBL ने 2025 तक PSL का टाइटल स्पॉन्सर रहने कंटिन्यू किया था। इसकी ओरिजिनल डील $22.5 मिलियन की थी, यानी रफली 6 अरब रुपीस। सिर्फ एक बैंक का नाम लगने की कीमत, उसके ऊपर ग्राउंड सिग्नेचर, किट स्पॉन्सर्स, बाउंड्री बोर्ड्स, हर जगह एक अलग प्राइस टैग। तीसरा तरीका, गेट मनी टिकट सेल्स। लाहौर, कराची, मुल्तान, हर बड़े मैचेस में स्टेडियम्स फुल होते हैं। इससे भी PCB करोड़ों रुपए हर सीजन कमाता है। अगर इन तीनों को मिलाएं तो PCB ने PSL 8 में टोटल $5.62 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, लीग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट आता है, $5.62 बिलियन ये सब कौन लेता है? PCB ने एक मॉडल बनाया है, 95-5 फॉर्मूला। 95 सेंट्रल रेवेन्यू पूल फ्रेंचाइज में बराबर बनता है, 5% PCB रखता है। रुको, PCB सिर्फ 5%? इतना कम क्यों? क्योंकि PCB की असली कमाई अलग जगह से होती है, फ्रेंचाइज फीस। ये वो अमाउंट है जो हर टीम ओनर PCB को हर साल देता है, रेवेन्यू से अलग, डायरेक्टली PCB की पॉकेट में। लाहौर कलंदर 67 करोड़ पर ईयर, कराची किंग्स 64 करोड़, पेशावर ज़ल्मी 49 करोड़, इस्लामाबाद यूनाइटेड 48 करोड़, कोटा ग्लैडिएटर 34 करोड़ और 2 नई टीम्स 130 करोड़ पर ईयर बेस प्राइस पे देती हैं। सब मिला के PCB को फ्रेंचाइज फीस से ही रफली 882 करोड़ रुपीस पर ईयर मिलते हैं और ये सेंट्रल पूल के ऊपर है, तो PCB दोनों तरफ से कमाता है, रेवेन्यू का 5% भी और फ्रेंचाइज फीस का भी पूरा अमाउंट। अब असली सवाल, 95% रेवेन्यू मिलता है, साउंड्स ग्रेट, लेकिन PSL 8 में टोटल रेवेन्यू 5.62 बिलियन थी, 6 टीम्स में बराबर, हर टीम को रफली 84 करोड़ सेंट्रल पूल से मिला। अब याद रखो, लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज फी अकेले 67 करोड़ पर ईयर है, यानी सेंट्रल पूल इनकम और फ्रेंचाइज फी ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाते हैं। फिर प्लेयर्स की सैलरी
सैलरी, हर टीम का टोटल प्लेयर बजट $1.4 मिलियन कैप्ड है पीसीबी की तरफ से। कोचिंग स्टाफ, ट्रैवल, सब कुछ फ्रेंचाइज की अपनी जेब से। तो क्या फ्रेंचाइज ओनर्स लॉस में हैं? नहीं, क्योंकि असली गेम अलग है। इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप्स, जर्सी पे ब्रांड नाम, सोशल मीडिया डील्स। फ्रेंचाइज वैल्यू 2016 में कराची किंग की वैल्यू 440 मिलियन की थी और आज 790 मिलियन पीकेआर के आसपास, रफली डबल 10 सालों में। और ये तो सिर्फ ऑफिशियल वैल्यूएशन है। अगर कोई खरीदना चाहे तो मार्केट प्राइस और भी ज्यादा है। सब फ्रेंचाइज प्रॉफिटेबल नहीं है। मुल्तान सुल्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है। उसकी फ्रेंचाइज फी इतनी ज्यादा थी कि वो कंसिस्टेंटली लॉस में थे। ओनर्स ने पीसीबी से झगड़ा किया, डील रीन्यू नहीं की। पीएसएल 11 से पहले उनकी फ्रेंचाइज ऑक्शन में गई और 2.45 बिलियन रुपीस में बिकी। यानी ये खुद बता देता है कि पीएसएल फ्रेंचाइज की वैल्यू कितनी बड़ी है। पीएसएल वर्सेस आईपीएल। पीएसएल 2023 टोटल रेवेन्यू 5.62 बिलियन रुपीस यानी $20 मिलियन। आईपीएल 2023 रेवेन्यू रफली $1.5 बिलियन यानी 420 बिलियन रुपीस के आसपास। मतलब आईपीएल पीएसएल से रफली 75 गुना ज्यादा कमाता है। लेकिन इतना बड़ा फर्क क्यों? एक, इंडिया की मार्केट, 1.4 बिलियन लोग। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंडिया में इसलिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते हैं। दूसरा, पीएसएल के इंटरनेशनल राइट्स में इंडिया नहीं होता। ये एक बड़ा कमर्शियल गैप है। तीसरा, आईपीएल 2008 से है और पीएसएल 2016 से। 8 साल की लीड और उस वक्त भी आईपीएल के पास बीसीसीआई का पूरा सपोर्ट था। लेकिन ये रेस खत्म नहीं हुई। सिर्फ 2 सालों में पीसीबी की स्ट्रीमिंग राइट्स की वैल्यू 130% बढ़ी है। इंटरनेशनल राइट्स में 140% का जंप। एचबीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप वैल्यू ओरिजिनल डील से 505 गुना बढ़ी है 10 सालों में। ये फिगर्स बताते हैं कि पीएसएल की ग्रोथ रियल है। 2026 में पीएसएल की 8 टीम्स हो गई हैं। नई टीम्स की बेस फ्रेंचाइज फीस 130 करोड़ पर ईयर है। इसका मतलब क्लियर है, पीसीबी इतना कॉन्फिडेंट है पीएसएल की वैल्यू में कि नई पार्टी से ज्यादा मांग रहा है। पीसीबी ने लंदन और न्यूयॉर्क में रोड शो किए। फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया से भी पोटेंशियल इंटरेस्ट की खबरें हैं। और अगर बाहर का पैसा आया आईपीएल की तरह तो पीएसएल का लैंडस्केप पूरा बदल सकता है। और यार ये मत भूलो, 2016 में ये लीग दुबई में खेली गई थी। कोई आता नहीं था, कोई देता नहीं था। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद था। आज 5.62 अरब का रेवेन्यू, 80 मिलियन प्लस व्यूअर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े हैं। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, ये एक मुल्क की वापसी की कहानी है। तो इसका एंड ये है कि पीसीबी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें वो फ्रेंचाइज फीस से भी कमाता है, रेवेन्यू शेयर से भी, और हर साल लीग की वैल्यू बढ़ती जाती है। फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन जो सरवाइव कर गए उनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई और पीएसएल एज अ होल हर साल बड़ा होता जा रहा है। अब आप लोग बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि पीएसएल कभी आईपीएल के लेवल पर आ सकता है या हमेशा पीछे रहेगा? नीचे कमेंट में बताओ हाँ या नहीं और क्यों। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो क्रिकेट अनटोल्ड को।